हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज का हमारा टॉपिक है ओनरशिप एंड काइंड ऑफ ओनरशिप। पहले हम देखते हैं कि ओनरशिप क्या होता है, क्योंकि आपको वो नहीं मालूम होगा तो काइंड ऑफ ओनरशिप नहीं आपको मालूम होगा। तो देखिए, ये एक आदमी ये एक आदमी है, इसने एक घर खरीदा। ये इसका घर है, छोटा सा है। इसमें एक दरवाज़ा है, एक खिड़की है, ये पार्किंग हो गया, ये भी एक पार्किंग हो गया। इसने एक घर खरीद लिया, ठीक है। अब इस घर में तीन चीज़ आते हैं इसके पास खरीदने के बाद। पहला है टाइटल, दूसरा है ओनरशिप, तीसरा है पोजीशन। ओनर टाइटल क्या होता है? टाइटल यानी कि एक पेपर मिलेगा, उस पर इसका नाम रहेगा, इसके प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जानकारी रहेगी, जिससे लिया उसकी जानकारी रहती है, यानी पूरी डिटेल रहती है। उसको कहा जाता है टाइटल। वो एक एविडेंस काम आता है आगे चल के, ताकि आप कभी भी कोई पूछे कि आपका घर का पेपर क्या है तो आप दिखा सकते हो, तो वो होता है टाइटल। दूसरा ओनरशिप क्या होता है? अब इसके पास टाइटल है तो ये इसका घर का मालिक है, क्योंकि इसके पास प्रूफ है, एक टाइटल है, एविडेंस हो गया। तब जब इसके पास एविडेंस है तो इसका राइट बनता है इस घर पे कुछ भी करने का, रहने का, घूमने का, आग लगाने का भी। तो इसको कहते हैं ओनरशिप। यानी जब आप एक घर खरीदते हो या कुछ भी खरीदते हो, इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी, फिर आपको जब टाइटल प्राप्त होता है यानी मिलता है, उसके बाद आपको तुरंत ओनरशिप मिलता है, यानी कि उसमें राइट मिलता है। अब वो आपका घर है, आप उस पर कुछ भी कर सकते हो, वही होता है हमारा ओनरशिप। थर्ड होता है हमारा पोजीशन। अब ये घर आपके पास है तो ये पोजीशन हो गया। तो हमें सिर्फ जानना था ओनरशिप क्या होता है, हमने ओनरशिप समझ लिया। अब देखते काइंड ऑफ ओनरशिप। आपको कुछ 12 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है पेपर में, हर साल आता है, रिपीट होते रहता है। पहला है कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल। अब फिजिकल और नॉन फिजिकल, यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आप जिसको आप छू सकते हो, जिसको नहीं छू सकते हो। कॉर्पोरियल क्या होती है? जिसको आप छू सकते हो। अब ये घर है, ये आदमी रोज इस घर को छू सकता है, इस घर को डेवलप कर सकता है, बना सकता है, तोड़ सकता है। यहाँ पे फिजिकल देख भी सक रहा है और छू भी सकता है। इसका नाम हम ले लेते हैं अनुज, कालिया अनुज। काला है थोड़ा सा साला, तो इसका नाम है कालिया अनुज। ये अपने घर को छू सकता है, देख सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरियल ओनरशिप। क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, फिजिकल, विजिबल और टच। अब ये घर को रोज कहीं भी छू सकता है, गंदी नज़र से नहीं, अच्छी नज़र से, कहीं भी छू सकता है, घर को देख सकता है, कुछ भी कर सकता है, आग भी लगा सकता है। तो इसको कहते हैं कॉर्पोरियल ओनरशिप। इनकॉर्पोरियल में क्या होता है? अब इसके पास इनकॉर्पोरियल में ऐसी प्रॉपर्टी आती है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। अब जैसे कि मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो जो बनती है इसको कोई कॉपीराइट ना करे, तो ये कॉपीराइट जो होता है ना, ये एक प्रॉपर्टी है मेरा, कॉपीराइट। ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको बचाने के लिए भी कानून बना है। यूट्यूब हमें मदद करता है कि कॉपीराइट हमारा वीडियो ना हो, तो वो लॉ बनाया, उसने भी एक रूल बनाया है। अगर कॉपीराइट होता है किसी की चैनल पे, हम ये वीडियो अपलोड करोगे तो वहाँ पे कॉपीराइट लिख के आएगा, आप ये वीडियो नहीं डाल सकती हो, ये किसी और का वीडियो है। तो ये क्या हो गया? कॉपीराइट। अब कॉपीराइट को मैं मोबाइल में सिर्फ देख सकता हूँ, छू तो नहीं सकता हूँ, तो ये क्या हो गया? नॉट टच, यानी इनकॉर्पोरेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा है हमारा सोल और को ओनरशिप। सोल का बहुत आसान है, ये एक मालिक है, क्या नाम है इसका? कालिया अनुज। इस घर का एक ही मालिक है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? सोल ओनरशिप। यानी कि एक प्रॉपर्टी का एक ही मालिक होना चाहिए, उसको कहते हैं सोल ओनरशिप। को ओनरशिप क्या होता है? अब इसके साथ एक और है, अंगद। ये दोनों मिलके इस घर को खरीदते हैं, ये दोनों भाई हैं। इस भाई भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, पार्टनरशिप भी हो सकते हैं। इवन ये सिर्फ घर में नहीं काम आता, ये ऑफिस में भी काम आता है, कंपनी शुरू करते तो भी ये को ओनरशिप काम आता है। क्योंकि जब दो जन मिलके, या दो से ज़्यादा, यहाँ 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 10 जन मिलके भी एक घर, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, तो उसको कहते हैं को ओनरशिप। को ओनरशिप कैसे? देखिए, एक अंगद है, एक अनुज है, ये दोनों ने मिलकर ये घर खरीदा। तो यहाँ पे कितने? दो लोग हैं, 2 जन ने मिलकर ये घर खरीदा, तो ये क्या हो गया हमारा? को ओनरशिप। अगर ये सिंगल एक आदमी खरीदता तो क्या होता? सोल, ठीक है। थर्ड है हमारा ट्रस्ट एंड बेनिफिशियरी। ट्रस्ट क्या आता है वो देख लीजिए पहले। नॉट यूज प्रॉफिट, यानी कि एक मालिक है। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, ये शाहरुख खान है, ये आर्यन खान है, और ये एक थर्ड पर्सन है, इसको हम क्या ले लेंगे? अजय देवगन। अब यहाँ पे शाहरुख खान क्या करेगा? इसका बेटा तो नशेड़ी है, ड्रग्स लेता है, ठीक है, आपको जैसे मालूम होगा, न्यूज़ तो आती रहती है।
तो शाहरुख खान क्या करेगा, अपने बेटे के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं करेगा। ये सोचेगा कि आगे चल के मेरा बेटा ये सब प्रॉपर्टी बेच देगा, ड्रग्स में यूज़ कर लेगा, तो ये क्या करेगा, अजय देवगन के नाम पे ट्रांसफ़र कर देगा, यानी कि इसको ओनर बना देगा। कौन सा ओनर, ट्रस्टी। अब ट्रस्टी ओनर कौन होता है, क्या कौन सी पावर रहती है वो देखते देखे। अब शाहरुख खान ने अजय देवगन को पूरा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दिया, उसको ट्रस्टी बना दिया अपने प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब ट्रस्टी क्या करता है, सिर्फ उस प्रॉपर्टी का देखभाल करता है, मैनेज करता है, उसे बेच नहीं सकता है, ना तो उस प्रॉपर्टी से जो भी यूजेस आएंगे उसे यूज़ भी नहीं कर सकता है। ट्रस्टी का काम होता है सिर्फ देखभाल। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मंदिर में होता है, मंदिर प्रॉपर्टी किसी और की रहती है, लेकिन जो पुजारी होता है वो क्या होता है, ट्रस्टी होता है। वो जितने भी फंड आते हैं उसको इकट्ठा करता है, मालिक को देता है, फिर मंदिर का देखभाल करता है। तो पुजारी यहाँ पे क्या हो गया, ट्रस्टी। उसी तरह देखिए अजय देवगन ट्रस्टी हो गया, लेकिन जो इस प्रॉपर्टी से, ये शाहरुख खान की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी से जितना भी फ़ायदा होगा, जितना भी इनकम अर्न करेंगे मंथली, वो कौन लेगा, आर्यन खान। आर्यन खान यहाँ पे क्या है, बेनिफिशरी। ये क्या है, हमारा ट्रस्टी। आपको समझा कि नहीं, मैं वापस बताता हूँ। ट्रस्टी का मतलब होता है कि उसके नाम पे सिर्फ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती, ताकि उस प्रॉपर्टी को वो मैनेज करे, हैंडल करे, संभाल के रखे। किसके लिए, शाहरुख खान के बेटे के लिए। इसमें ट्रस्टी के पास उस मनी को यूज़ करने का कोई पावर नहीं होता, बस इसका यही काम होता है, उस प्रॉपर्टी को हैंडल, मैनेज और संभाल के रखने का काम होता है। बाकी उस प्रॉपर्टी से जितना भी यूजेस, यानी कि जितना भी इनकम आएगा, वो कौन यूज़ करेगा, बेनिफिशरी, ठीक है। और बेनिफिशरी सिर्फ उस प्रॉपर्टी का इनकम यूज़ कर सकता है, जितना भी मंथली पैसा इनकम ग्रोथ होगा, उस पैसों को लेके ये यूज़ कर सकता है। उस पैसों को, उस प्रॉपर्टी को बेनिफिशरी बेच नहीं सकता है। वो अधिकार किसके पास है, ट्रस्टी के पास है। ट्रस्टी उसको बेच सकता है, लेकिन बेनिफिशरी उसको नहीं बेच सकता है। बेनिफिशरी सिर्फ उस पैसों को यूज़ कर सकता है। इसीलिए शाहरुख खान ने अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए और अपने बेटे को भी बचाने के लिए ऐसा कदम लिया। अपनी प्रॉपर्टी अजय देवगन को दे दी, उसको ट्रस्टी बना दिया। ट्रस्टी बनने के बाद अजय देवगन ने उसको देखभाल किया, और जितना भी इनकम आया वो यूज़ कौन किया, आर्यन खान ने, ठीक है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, बाई चांस आर्यन खान ने इन फ्यूचर कोई लोन लिया, ठीक है, और लोन नहीं भर पाया, तो यहाँ पे आर्यन खान का जो ये प्रॉपर्टी है ट्रस्टी के पास, तो ये ट्रस्टी के पास से बैंक इस प्रॉपर्टी नहीं लेगी, क्योंकि आर्यन खान के पास कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। वो सिर्फ बेनिफिशियरी है, सिर्फ वो उस प्रॉपर्टी का फ़ायदा ले रहा है, जैसे कि जो भी पैसा मिलता है हर मंथ वो ले रहा है, ना कि उस प्रॉपर्टी का पूरा किसके पास है, ट्रस्टी के पास है। ट्रस्टी अगर लोन लेता और नहीं भर पाता तब वो प्रॉपर्टी कब्जा कर लेती बैंक, लेकिन जब बेनिफिशियरी की बात आएगी तो बैंक नहीं कब्जा कर सकती, क्योंकि उसके पास कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। फोर्थ है हमारा वेस्टेड और कंटिजेंट। अब वेस्टेड क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक कंडीशन है, ये है शाहरुख खान, यहीं पे देखते हैं हम, ये है शाहरुख खान, ये है आर्यन खान, ठीक है। अब शाहरुख खान मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी, आर्यन खान को। या आप कॉमन सी बात है, इंडिया में चलता ही रहता है कि बाप मरता है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके लीगल हेयर्स को मिलती है। कौन है उसका लीगल हेयर्स, उसका बेटा आर्यन खान। अब उसको मिल गई, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं हुआ, बस क्या हुआ, जब वो मर गया तो मिल गई। या तो वो तुरंत भी उसको दे सकता है, ले बेटा अब ये प्रॉपर्टी आज से तू संभाला, आज से तू मालिक है। ये हो गया वेस्टेड। कंटिजेंट में क्या होता है, शाहरुख खान बोलेगा जब तक आर्यन खान 50 साल का नहीं हो जाएगा तब तक मेरी एक भी प्रॉपर्टी उसको नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे उसने क्या किया, एक कंडीशन रख दिया कि आर्यन खान को 50 साल का होना होगा तभी शाहरुख खान की सब प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। जब उससे पहले अगर आर्यन खान मर जाता है 50 साल पहले से, 50 साल होने से पहले वो मर गया, तो यहाँ पे आर्यन खान को कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। लेकिन आर्यन खान 51 ईयर का हो गया तो शाहरुख खान की जितनी भी प्रॉपर्टी रहेगी वो आर्यन खान ले लेगा। यहाँ पे एक कंडीशन आता है, वो कंडीशन फुलफिल होने के बाद प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है। लेकिन वेस्टेड में कोई कंडीशन नहीं रहता है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर वो आदमी मर ही गया तो वो प्रॉपर्टी आर्यन खान को ही मिलेगी। लास्ट हमारा एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड। एब्सोल्यूट क्या होता है, ऑल राइट्स। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये शाहरुख खान है, शाहरुख खान ने बहुत मेहनत किया, हीरो बना, प्रॉपर्टी बनाया, तो यहाँ पे शाहरुख खान के पास क्या है, पूरा राइट्स है उस घर पे कुछ भी करने का। शाहरुख खान का घर है मन्नत,
अब मन्नत में शाहरुख खान चाहे तो कितने भी महाले कर सकता है, तोड़ सकता है, या तो उसको बेच सकता है, ये उसकी राइट्स है, उसमें आग भी लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है, ऑल राइट्स है। एब्सोल्यूट राइट का मतलब, ओनरशिप का मतलब क्या होता है, ऑल राइट्स, उसके पास सभी राइट्स है। लेकिन लिमिटेड राइट्स में क्या होता है, ओनरशिप में कुछ ही राइट्स है। यानी कि अगर देखिए शाहरुख खान ने वो घर खरीदा है मन्नत, तो मन्नत खरीदने से पहले जिस आदमी ने बेचा होगा उसने बोला होगा कि आप सिर्फ मन्नत यूज़ कर सकते हो, मन्नत का स्विमिंग पूल और गार्डन नहीं यूज़ कर सकते, वो किसी और पर्सन ने खरीद लिया है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा रहेगा। तो ये क्या होता है, लिमिटेड ओनरशिप। यानी कि शाहरुख खान के पास उस घर पे पूरी राइट्स नहीं है, कुछ राइट्स है, तो इसे हम कहते हैं लिमिटेड राइट्स। तो ये पूरा जो टॉपिक है इसे कहा जाता है काइंड ऑफ ओनरशिप। आपको लॉ के पेपर में जूरिस्प्रूडेंस में 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना बस, बाय।